हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हम ये बात करेंगे और उसके बाद फिर इस पूरे ग्राफ को हम देखेंगे और इसमें फिर हम थोड़ा सा और डीप लेवल पे जाके देख लेंगे और पूरे सेल साइकिल को एक बार फिर से यहाँ पे हम रिकॉल कर लेंगे ताकि ये पूरी अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में क्या बताया गया कि बिगेंस एट प्यूबर्टी विद स्पर्मेटोगोनिया। तो ये स्पर्मेटोगोनिया से प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो देखिए प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है ये दो सेल में डिवाइड होता है, एक टाइप बी होता है और एक डार्क स्पर्मेटोगोनिया, और इसको पेल स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। तो ये डार्क स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये माइटोसिस करता है और ये स्पर्मेटोगोनिया की कंसंट्रेशन को बनाए रहता है, यानी इसके जितनी ज़रूरत है उतना बनाए रहता है इसकी क्वांटिटी को। और ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है जिसको हम पेल स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, यही हमारा जाता है माइटोटिक डिवीज़न में और आगे जाके ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि फुल डेवलपमेंट टेक्स 2 मंथ। तो जो फुल डेवलपमेंट है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है मैच्योर स्पर्म बनने तक की, वो 2 मंथ्स लगभग लगता है और उसमें भी अबाउट 70 to 74 डेज लग जाते हैं। मैक्सिमम जगह 74 मेंशन होता है, तो ये है 70 to 74 डेज। और अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये होता ही कहाँ है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। और प्रोड्यूस्ड स्पर्मेटिड्स दैट अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये बता रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए स्पर्मेटिड है, ये ज़्यादा ओवल होते हैं और फिर ये स्पर्मियोजेनेसिस में जाते हैं। और जब स्पर्मियोजेनेसिस में जाएंगे तो इनका क्या है, लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेंट्स। तो साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट्स है ना ये लॉस हो जाएंगे और गेन ऑफ एक्रोसोमल कैप, और एक्रोसोमल कैप यहाँ पे आ जाएगी। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में यही चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है उसके बाद मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बताया गया कि यहाँ ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड मैच्योर हुआ नहीं है बल्कि स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी जो लगभग 10 से 14 दिन इसमें भी लग जाता है, फिर जाके कहीं मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा जिसको हम मैच्योर स्पर्मोजोआ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, गोनियम इज गोइंग टू बी ए स्पर्म। तो ये बता रहे हैं कि गोनियम से स्पर्म बनता है, यानी ये जो स्पर्मेटोगोनिया, तो इस गोनिया से जो है गोइंग टू स्पर्म, स्पर्म बनता है। और जून इज जूमिंग टू एग, फिर ये जो जून है स्पर्मेटोजून देखिए यहाँ पे इज जूमिंग टू एग, फिर ये चला जाता है एग के पास, यानी फर्टिलाइज करने के लिए ये स्पर्मेटोजोआ जो होता है ना, ये स्पर्मेटोजून जिसको कहा जा रहा है, ये एग को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि टेल मोबिलिटी इम्पेयर्ड इन सिलियरी डिस्काइनेसिया, कार्टाजिनर सिंड्रोम, दैट इज इनफर्टिलिटी। फिर कह रहे हैं कि अगर ये देखिए ये हमारी जो टेल है इसको हम समझने से पहले इसको देख लें, तो ये देखिए एक्रोसोमल कैप जो हमारी होती है ये गोल्जी एपरेटस से मॉडिफाई होती है। और ये हेड जो है देखिए ये न्यूक्लियस से होता है। और ये जो नेक और टेल वाला पार्ट है ना ये हमारा एक्सियल फिलामेंट से बनता है, यानी इसमें डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं और इसी वजह से ये मोटाइल होते हैं। ये जो सीलिया है या इसमें जो है एक्सियल फिलामेंट है ये टेल को मोटाइल बनाते हैं और जब टेल यहाँ पे मोटाइल होती है तभी स्पर्म आगे जा पाता है। तो बता रहे हैं कि अगर देखिए टेल मोबिलिटी इम्पेयर्ड इन सिलियरी डिस्काइनेसिया, तो देखिए ये जो फिलामेंट एक्सियल फिलामेंट, तो यहाँ पे सिलियरी डिस्काइनेसिया होगा। अगर सिलियरी डिस्काइनेसिया हो गया तो इनकी मोबिलिटी खत्म हो जाएगी, जैसा कि कार्टाजिनर सिंड्रोम में हमको देखने को मिलता है। तो कार्टाजिनर सिंड्रोम में देखिए ये जो डाइनिन आर्म है ये देखिए 9+2 अरेंजमेंट, ये है +2 और ये 9। तो इसमें देखिए ये जो डाइनिन आर्म है ना ये डैमेज हो जाती है कार्टाजिनर सिंड्रोम में, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी जो होती है ये टेल की ये ख़त्म हो जाती है। तो कार्टाजिनर सिंड्रोम में या जिसको सिलियरी डिस्काइनेसिया बोलते हैं इसमें टेल की मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है क्योंकि ये वजाइनल ट्रैक्ट में या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रेवल नहीं कर पाएगा स्पर्म। और उसके बाद फिर कह रहे हैं टेल मोबिलिटी नॉर्मल इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। कह रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में टेल की मोबिलिटी तो नॉर्मल होती है लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में वास्ट डिफरेंस ये एब्सेंट होती है या एबनॉर्मल होती है। इसी तरीके से एपिडाइडिमस या सेमाइनल वेसिकल ये भी जो है डिफेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पे मोबिलिटी तो इसकी बराबर है लेकिन यहाँ वास्ट डिफरेंस में प्रॉब्लम की वजह से स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, इस वजह से इनफर्टिलिटी इसमें भी कॉज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब यहाँ पे हम इस पूरे ग्राफ को देखते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले ही बात किया कि ये स्पर्मेटोगोनिया जो है एट द प्यूबर्टी ये डिवाइड होता है 2 हिस्से में। तो देखिए एक टाइप बी होता है और एक डार्क स्पर्मेटोगोनिया, ये नंबर में मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है और ये जाता है हमारा
स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। तो देखिए ये हमारा एक सेल है और इस सेल के अंदर देखिए 46 सिंगल क्रोमोसोम यानी 23 पेयर क्रोमोसोम है। तो देखिए 23 पेयर में से एक पेयर हमने यहाँ पे बना लिया और बाकी 22 पेयर हमने छोड़ दिया। तो एक पेयर से ही हम आगे लेके चलेंगे और इसी से हम बाकियों को कंसिडर करेंगे। मान लो ये एक पेयर है यानी 22 पेयर और हमारे पास इस पेयर में है। तो देखिए इसमें 26 क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पे देखिए एक एक्स है और एक वाई है। देखिए एक्स वाई, तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अब ये इंटरफेस चली। जब सेल साइकिल की इंटरफेस हो चलती है तो इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, सेल ग्रोथ होता है, सब होता है। तो इसमें सेल साइकिल में जो G1 फेज या एस फेज और उसके बाद G2 फेज, ये इंटरफेस जो है इसमें सेल में ग्रोथ देखने को मिलता है, सेल डीएनए सिंथेसिस देखने को मिलता है इसमें। तो ये हुआ, तो जब सेल में ग्रोथ हुआ, डीएनए सिंथेसिस हुआ, तो अब देखिए ये जो एक पेयर है यहाँ पे देखिए ये सिंगल क्रोमेटिड थे, इसमें देखिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो गया। देखिए एक्स वाले में देखिए यहाँ पे सिर्फ एक इसका क्रोमेटिड था और यहाँ पे देखिए 2 क्रोमेटिड हो गए एक्स में, और यही देखिए वाई में भी यही है कि 2 क्रोमेटिड हो गए। तो ये इंटरफेज में हुआ। तो देखिए रेप्लिकेशन इंटरफेज, तो इंटरफेज में ये हुआ और इसी इंटरफेज में देखिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर जिसके बारे में हम पहले ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के टॉपिक में बात कर चुके हैं। तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर के अंदर जाएगा और फिर देखिए ब्लड टेस्टिस बैरियर के अंदर ये देखिए यहाँ पे ये देखिए 46 सिस्टर क्रोमेटिड थे। अब ये जब डबल हो गए तो सारे डबल हुए, इसका मतलब देखिए 92 सिस्टर क्रोमेटिड हमको देखने को मिले, ठीक है। और 92 में देखिए फिर यहाँ पे देखिए अगर हम उसकी बात करें तो देखिए एक्स के 2 क्रोमेटिड हमको देखने को मिलेंगे और वाई के 2 क्रोमेटिड हमको देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया है। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 2n का मतलब क्या था कि ये डिप्लॉयड है और हर क्रोमोसोम के पेयर में 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 क्रोमोसोम भी हैं और 2 क्रोमेटिड भी हैं यहाँ पे, और ऐसे 22 क्रोमोसोम जो अलग हैं उसमें भी यही सेम चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद फिर ये देखिए अब इसमें जो है मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 1 के बाद ये एक देखिए हमारा वाई वाला जो है ये चला जाएगा इधर, और ये देखिए एक्स वाला जो हमारा है ये देखिए ये इधर चला गया। तो देखिए अब दोनों में देखिए आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें थी वो देखिए सब आधी हो जाएंगी। 92 सिस्टर क्रोमेटिड थे, तो देखिए यहाँ पे 46 सिस्टर क्रोमेटिड बचे, 46 इधर आ गए। और देखिए एक्स एक्स यहाँ पे था, तो देखिए ये एक्स एक्स देखिए 2 सिस्टर क्रोमेटिड थी, दोनों यहाँ पे चली गई, और वाई वाई देखिए इसमें था तो दोनों यहाँ पे चली आई। तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पे देखिए 2n था, यहाँ पे देखिए 1n हो गया, और यहाँ पे 4c था। तो देखिए 4c में 1 2 3 4 ये 4c थे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 ही सी बचे, 2c इसमें आ गए और 2c इसमें चले गए। तो देखिए 1 2 2c यहाँ आ गए और 2c यहाँ आ गए, ये बताया गया यहाँ पे। और इस स्टेप को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं ऐसे कैसे होता है। तो देखिए ये हमारा जो है सेल है और ये हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये 1 वाला है, ठीक है। इसके बाद ही 2 वो बनते हैं। तो देखिए हमारा इसमें प्रोफेज 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बस देख लें। इस देखिए प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन स्टेज जो होती है, इसमें देखिए ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, हो गया। कंडेंसेशन के बाद जाइगोटीन स्टेज आती है। तो देखिए जाइगोटीन स्टेज में ये जो दोनों क्रोमोसोम थे ये देखिए इनका सिनेप्स होता है, और जब सिनेप्स होगा तो देखिए सिनेप्स हो गया, और सिनेप्स के बाद फिर देखिए ये पैकेटिन स्टेज आया, और पैकेटिन स्टेज में देखिए ये क्रॉसिंग ओवर इनका होता है, क्यों, ताकि जीन ट्रांसफर हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला पैकेटिन में। और उसके बाद डिप्लोटीन स्टेज आता है, तो देखिए डिप्लोटीन स्टेज में हमको क्याज्मा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और डिप्लोटीन के बाद देखिए ये डाइकाइनेसिस आता है, इसमें देखिए दोनों अलग हो जाते हैं। और डाइकाइनेसिस के बाद देखिए फिर ये हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है और मेटाफेज 1 आता है। और मेटाफेज 1 में क्या होता है कि ये देखिए ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये बीच में आ जाते हैं। ऐसे कई सारे होते हैं, बस हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इस वजह से देखिए यहाँ पे ये बीच में आ जाते हैं और इधर से देखिए सेंट्रियोल इनको खींचने लगता है। तो सेंट्रियोल इधर से खींच रहा है, ये मेटाफेज आ गया, एकदम बीच में आ गए। उसके बाद देखिए जब इनका खींचना शुरू हो जाता है तो देखिए ये एक पोल की तरफ चला गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे उसकी तरफ चला गया। और जब ये इधर आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाफेज 1, ठीक है। तो ये हमारा एनाफेज 1 हो गया, मेटाफेज के बाद एनाफेज आ गया। और फिर उसके बाद फिर देखिए ये लास्ट में जब देखिए एकदम किनारे जब चले गए तो इसको हम बोलते हैं टीलोफेज। तो देखिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ आ गया, यानी ये सेक्स क्रोमोसोम है, और ये हमारा एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम। देखिए दोनों होमोलोगस है लेकिन अब दोनों अलग चले गए। और उसके बाद फिर देखिए जब दोनों ये अलग चले गए तो अब यहाँ पे देखिए अब ये साइटोकाइनेसिस होगी, यानी 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। जब 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ तो ये वाला सेल हमारा चला गया यहाँ, और ये वाला सेल यहाँ पे आ गया। हम यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया
कि ये 4C से 2C हो गया, मतलब सारी चीज़ें हाफ हो गई इसमें। अब हाफ हो गई और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें थी अब ये 2 टुकड़े में बटेंगी और ये सारी स्टेजेस फिर से चलेंगी। ये नहीं, ये प्रोफेज़ 1 चलेगा लेकिन इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। बस क्या होगा कि इसमें अलाइनमेंट होगा और फिर ये मेटाफेज़ और एनाफेज़ और टीलोफेज़ चलेगा और ये बीच से अलग होंगे। एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया और यहाँ पे भी यही होगा कि ये बीच से अलग होंगे, एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में क्या फ़र्क आया, तो देखिए यहाँ पे जो था 2n और 4c था, यानी देखिए 1 2 ये 2n हो गए और 4c देखिए 1 2 3 4 ये थे। अब ये जब 2 हिस्से में बटे तो देखिए यहाँ से जो 2n था यहाँ पे आके 1n बचा, यानी देखिए एक n इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया और एक n इसमें आ गया, ये वाला n। तो देखिए ये 1n बचा और 2c यहाँ पे देखिए, तो क्रोमेटिड देखिए यहाँ पे 2c आया, देखिए जबकि यहाँ पे 4 था। तो देखिए 1 2 3 4 ये 4 थे और यहाँ से देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 2 बचे और 1 2 यहाँ आ गए, तो आधा आधा बट गए 2 सेल में। ये हमको देखने को मिला 1n और 2c। और उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ से फिर आधे बटे, तो देखिए ये 1n है तो इसमें नहीं बल्कि ये सिर्फ जो है आधा इधर चला गया। तो देखिए यहाँ पे जब गया तो देखिए ये अभी भी हैप्लॉइड है, मीन्स ये अगर ये एक्स क्रोमोसोम हमारा था तो ये भी देखिए एक्स क्रोमोसोम है, बस ये आधा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे 1n और 1c बचा, तो इसमें 1n 1c इस सेल में आया और 1n और 1c इसमें भी आ गया क्योंकि सेम माइटोटिक डिवीजन का वो होता है। और उसके अलावा देखिए फिर यहाँ पे देखिए 1n और 1c यहाँ पे आ गया और 1n और 1c इसमें आ गया। तो ये जो 4 थे ये देखिए चारों यहाँ से यहाँ इसमें चले गए, ठीक है। तो ये 4 हो गए और 2n देखिए यहाँ पे हो गए थे और इसमें जो है रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होता है, रिडक्शनल डिवीज़न सिर्फ मियोसिस 1 में होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये जो 1n था ये 0.5n नहीं हुआ बल्कि 1n रहा क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीज़न नहीं है, सिर्फ मियोसिस 1 ही रिडक्शनल डिवीज़न है जो यहाँ पे हो रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये देखिए ये जो हमारा बना इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड, ये हमारा स्पर्मेटिड बन गया। और स्पर्मेटिड देखिए अब स्पर्मेटिड यहाँ से यहाँ जाने में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होगी और स्पर्मियोजेनेसिस में देखिए इसका जो शेप था ये शेप चेंज हो जाएगा और देखिए यहाँ पे एक्रोसोमल कैप आ जाएंगी और उसके अलावा ये देखिए ये जो साइटोसोल के जो मटेरियल थे ये सब खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस और मिडिल पीस और टेल ये देखने को हमको मिलेगा। तो इस तरीके से आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के टॉपिक को कंप्लीट किया। इसमें हमने देखा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनता है तो इस बीच में मियोसिस 1 होता है और ये मियोसिस 1 ये रिडक्शनल डिवीज़न है, इस वजह से यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल 2n था यहाँ जाके सिंगल n बचा, ठीक है। और ये जो 4c क्रोमेटिड बने थे ये 4c एक पेयर क्रोमोसोम में, ये देखिए सब अलग अलग स्पर्मेटिड में चले गए। तो हमने देखा इसको हमने बोला स्पर्मेटोगोनियम और देखिए ये स्पर्मेटोगोनियम ये डिप्लॉयड था, यानी इसमें देखिए 2n था और फिर इसमें जब ये इंटरफेज आया तो इंटरफेज में देखिए ये जो 2c था सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो मटेरियल थे 2c, ये देखिए ये इंटरफेज में ये डबल हो गए 4c हो गए और ये 2n है तो ये 2n ही रहेगा, बस यहाँ पे सेल में सिंथेसिस होती है, सेल सिंथेसिस, इस वजह से ये 4c हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसको हमने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डिप्लॉयड है और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर देखिए यहाँ पे मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 1 जो होती है हमारी ये रिडक्शनल डिवीज़न होती है। तो जब रिडक्शनल डिवीज़न है तो देखिए 2n से सिंगल n बन गया और इसका मैकेनिज्म हमने यहाँ पे देख लिया और ये 4c से 2c बन गया, देखिए 2c इधर आ गया और 2c इधर चला गया, तो ये रिडक्शनल डिवीज़न है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब बनता है तो ये रिडक्शनल डिवीज़न यहाँ पे होता है, इस वजह से देखिए ये डिप्लॉयड था और ये हैप्लॉयड है। और उसके बाद फिर देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये जो बना अब ये चला जाता है मियोसिस 2 में और मियोसिस 2 सेम एज माइटोसिस होती है, इस वजह से यहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न मियोसिस 2 में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हुआ, 1n है तो यहाँ पे भी देखिए स्पर्मेटिड में भी 1n रहेगा और बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 2c था तो ये आधा बढ़ जाएगा और आधा देखिए इधर चला गया, यानी 1c एक सेल में चला गया और 1c दूसरे में चला गया, तो देखिए 1c यहाँ बचा, 1n और 1c, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है स्पर्मियोजेनेसिस हुई जो 10 से 14 दिन लगभग लग जाता है इसमें, और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये हमारा जो स्पर्मेटिड था ये मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम स्पर्मेटोजून या स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं।